चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। है ना, क्लास को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। बताइए, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत 2 क्लास हमारी हुई हैं, तो कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। ठीक है, जितना भी हमने पढ़ा है, गुड मॉर्निंग अमरुद जी। है ना, कोई भी डाउट है 2 क्लास में जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें यदि कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। छोटा सा हम रिवीजन भी कर लेंगे कि क्या क्या चीजें अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं या फिर यहाँ पर हमने पढ़ ली है। ठीक है, पी के पांडे। पी के पांडे जी, आपकी शायद पहली क्लास है ना, तो 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप देख लेना, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी वहां पर। गुड मॉर्निंग। तो देखिए क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली। सबसे पहली क्लास में हमने ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा समझा था, है ना। ज्योग्राफी क्या डेफिनेशन क्या होती है, ज्योग्राफी क्या होती है, अर्थ जो हमारी है, पृथ्वी जो हमारी है, इसका एक्चुअल शेप क्या है। इसके अलावा फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, है ना, फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, मानचित्र किसने बनाया, ग्लोब किसने बनाया, ये बेसिक बातों के बारे में हमने चर्चा की थी। भूगोल की जो 2 शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इसको हमने समझा था। तो बेसिक चीजें जो ज्योग्राफी के बारे में होती हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, है ना। इसके बाद जब हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 28 कैपिटल आपको शायद याद हो गई होंगी, 28 के 28 राज्य की कैपिटल बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए। इसके अलावा 8 यूनियन टेरिटरी मैंने आपको डिस्कस कराई थी। ठीक है, इसके अलावा हमने भारत के नाम देखे थे, कौन कौन से हमारे भारत के नाम, जैसे इंडिया हो गया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, ये सभी हमारे भारत के नाम है। इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये नाम आए कहाँ से हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कराई थी, है ना। कई बार क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा हमने भारत की स्थिति को समझा था कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत स्थित है, दक्षिणी एशिया का हिस्सा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, लैंडलॉक्ड स्टेट कितने हैं। तो ये बेसिक चीजें हमने बात की थी, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है ना, बेसिक चीजें इंडिया के बारे में हमने परिचय समझा था। आज हम उसी के आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। देखिए, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सबसे पहले ये है क्या, इसको जरा देख लीजिए। देखिए, जो हमारी ग्लोब है बच्चों, हमारा ये है ना, ये हमारा ग्लोब हो गई, ये अर्थ बोल लीजिए। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताई थी अक्षांश रेखाएं होती हैं इस प्रकार से लेटी हुई, है ना, जिनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं या फिर अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, कितनी होती है टोटल, 181 अक्षांश होते हैं, 90 ऊपर और 90 नीचे, और एक ये विषुवत रेखा है ना। तो ये टोटल 181 अक्षांश होते हैं। अक्षांश देशांतर रेखाओं को डिटेल में मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट में आपको मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया था। तो यहाँ पर बच्चों उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है ना, 23.5, और नीचे 23.5 डिग्री, ये 2 प्रमुख रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो उत्तर वाली को बोलते हैं बच्चों, ये जो ऊपर वाली 23.5 डिग्री है, इसको ही हम बोलते हैं कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसकी विशेषता क्या है, आप स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, है ना। ये आप जो देख रहे हैं भारत का मैप, तो कुछ इस प्रकार से कर्क रेखा पास होती है भारत के बीचों बीच से। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कर्क रेखा का मतलब क्या है, ये मकर रेखा जो बनाई इसका मतलब क्या है। तो बच्चों, ये वाला जो क्षेत्र होता है ना पृथ्वी का, ये वाला कर्क और मकर के बीच में, या फिर ऐसा बोल लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन, इसको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि इसका हम मतलब समझें तो जो सन होता है बच्चों, चूंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, तो हमारा जो सूर्य है बच्चों, इसी क्षेत्र में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में घूमता रहता है। घूमता रहते से मतलब यह है कि इसी क्षेत्र में वर्ष में कभी ना कभी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और ये वाला जो रीजन है, ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है पूरी पृथ्वी का, या फिर सबसे उष्ण क्षेत्र होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर ट्रॉपिकल रीजन, है ना। अब यदि इस क्षेत्र में बच्चों कोई भी देश स्थित है, तो वो अच्छी खासी वहां पर गर्मी पड़ती होगी, है ना। ग्रीष्म ऋतु में अच्छी खासी यहाँ पर टेम्परेचर रहता होगा। जैसा कि आप देखेंगे हमारा भारत है, तो दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है ना। यहाँ के लोग भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा डार्क कलर उनका रहता है।
है ना, ऊपर वालों को देखेंगे थोड़ा गोरे रहते हैं, तो उसका रीजन भी यही है कि ये कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच वाला रीजन है। ठीक है, इनको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं, अभी मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, एक शॉर्ट में आपको आइडिया दी है, अभी हमें कर्क रेखा को समझना है। तो कर्क रेखा में यदि हम भारत के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो 8 राज्यों से बच्चे होकर के ये पास होती है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कितने राज्यों से होकर के पास होती है ना, सिंपल सा एक फैक्ट के रूप में क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर मैप में 8 राज्य मेंशन है ना। देखिए, सबसे पहला राज्य है गुजरात, ठीक है, गुजरात के बाद आता है यहाँ पर आप देखिए राजस्थान, ठीक है, जो कि एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है भारत का, है ना, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य है झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, है ना। तो ये 8 राज्य टोटल हैं बच्चों, जो कि आपको भारत के बीच में ही दिखाई देंगे, क्योंकि कर्क रेखा बीच से ही पास होती है। तो इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि सर्वाधिक किस राज्य से होकर के पास होती है। तो यहां पर आपको एक राज्य दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश, एमपी जिसको हम बोलते हैं, बीचों बीच में स्थित है। तो यहां से सर्वाधिक डिस्टेंस तय करती है कर्क रेखा, या फिर सर्वाधिक दूरी तय करती है कहां से, मध्य प्रदेश से। और सबसे कम कहां से गुजरती है, तो यहां पर राजस्थान राज्य जो है इसके बिल्कुल दक्षिणी पॉइंट से होकर के गुजरती है, तो सबसे कम राजस्थान से होकर के पास होती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा थ्योरी। देखिए, 8 राज्यों से होकर के पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, 8 राज्य 8 स्टेट से होकर के पास होती है। अगला पॉइंट ये देखिए, राज्य लिखे हैं गुजरात। अब आपको बच्चों ऐसे ही याद करना है ना, वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट, इसी प्रकार से याद करना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जमाने को भी दे देता है, पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जमाइए, है ना। तो आपको प्रॉपर ऑर्डर पता होना चाहिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, रटा होना चाहिए मुंह पे। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। भारत में कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम राजस्थान में। अभी मैंने जो चीज समझाई वही वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, और मिनिमम लेंथ कहां पर है, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, जनरल से पॉइंट है। इसके अलावा अक्षांश रेखाएं होती क्या है, अभी मैंने आपको बताया इनका काम क्या होता है, क्यों खींची गई हैं ये रेखाएं, है ना, कुछ तो काम होगा तब तो खींची गई हैं। तो ये जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करती है। इतना आपको समझ में नहीं आ रहा है ना ये टर्म, तो इसको छोड़िए, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि यदि आप अक्षांश रेखाओं को देखते हैं ना, पृथ्वी पर ये खींची गई हैं, तो इससे आप ये बता सकते हैं कि उस देश में का टेम्परेचर कैसा रहता होगा वर्ष भर, है ना, कितनी गर्मी पड़ती होगी, कितनी ठंड पड़ती होगी। जैसे मान लीजिए जो यूरोपियन कंट्री है वो यहाँ पर पड़ती है ऊपर साइड, है ना, तो यहाँ पर हमेशा ठंडी रहेगी। जो विषुवत रेखा के आसपास वाले देश है यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी पड़ती होगी। ठीक है, तो इससे आप बता सकते हैं। तो जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करते हैं अक्षांश रेखाएं। इसके अलावा किसी भी देश की स्थिति को भी बताती हैं अक्षांश रेखाएं, है ना। स्थिति मतलब जैसा कि हमने भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा था, है ना, 8 4 से 37 6, 68 7 से 97 25, ये हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझा था ना भारत का, तो वो हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से ही समझा था। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं के ये 2 काम होते हैं, एक तो किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य की जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करना। जैसे हम भारत को बोलते हैं कि हमारे यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है ना, या फिर ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है हमारा, तो हम इसी आधार पर करते हैं ना, अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर ही हम इनका निर्धारण करते हैं। दोस्तों, मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये तो हमने बात कर ली कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। अब हम बात कर लेते हैं मानक समय रेखा। ठीक है, मानक समय रेखा की, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो जो भारत की मानक समय रेखा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। जैसे हम कर्क रेखा को क्या बोल रहे थे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल रहे थे, इसको हम क्या बोल रहे थे, उत्तरी अक्षांश बोल रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार से
जो भारत की मानक समय रेखा, अब ये मानक समय रेखा क्या है इसको भी हम जरा समझ लेते हैं। देखिए कल मैंने आपको बताया था देशांतर रेखाओं में एक 0 डिग्री देशांतर होती है ना, जिसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। तो इसी ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर को ही बच्चों आधार मान करके किसी भी देश के समय को डिसाइड किया जाता है ना। मतलब इसको आधार मान लिया गया है और इसको आधार मानकर ही कोई देश अपना समय डिसाइड करता है। अब इसी प्रकार से हमारे भारत की भी एक समय रेखा है जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना। यहाँ पर हमारा भारत स्थित है और यहाँ से ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर के गुजरती है, ठीक है। तो ये हमारी मानक समय रेखा है हमारे भारत की, जिससे हमारे भारत का समय डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि कितने राज्यों से होकर के ये भारतीय मानक समय रेखा पास होती है या फिर गुजरती है, ठीक है। तो देख लेते हैं। 5 राज्य ऐसे हैं बच्चों जिनसे होकर के मानक समय रेखा पास होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये 5 राज्य हैं जिससे होकर के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड होकर के पास होती है, ठीक है। ये 5 राज्य आपको इसी क्रम में याद होने चाहिए। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ये 5 राज्य याद होने चाहिए। इसके अलावा पर्टिकुलर किस जगह से समय को डिसाइड किया गया है, तो यहाँ पर यूपी में एक जगह है मिर्जापुर, है ना, मिर्जापुर। तो यहाँ से भारत के बच्चों समय को डिसाइड किया गया है। आपको याद रखना है यूपी मिर्जापुर से भारत का समय डिसाइड किया गया है, ठीक है। देखिए भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है भारत की, याद रखना है 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या फिर ईस्ट लॉन्गिट्यूड इसको हम बोलेंगे। इसके अलावा भारत का मानक समय इलाहाबाद के मिर्जापुर से डिसाइड किया गया है, ठीक है। याद रखना है यहां पर है मिर्जापुर, यहां पर आप लोकेशन इसकी देख सकते हैं। तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे कि कहां से समय डिसाइड किया गया है, कितने राज्यों से होकर के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर के गुजरती है। फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है भारत की मानक समय रेखा को क्या कहा जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। चलिए तो वही सारी चीजें पॉइंट लिखी हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं, आप देख लीजिए, है ना। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्ट बनेंगे एग्जाम में, आपको याद रखना है। चलिए ये देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया 0 डिग्री देशांतर, तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है। मतलब विश्व का जो मानक समय डिसाइड किया गया है, जिसको आधार मान करके कोई भी देश अपनी मानक समय रेखा को डिसाइड करता है, तो वो आधार क्या है, यही है लंदन का ग्रीनविच, है ना। जैसा हमने देखा ना कि यूपी का मिर्जापुर है जिससे हमारे भारत के समय को डिसाइड किया गया है, उसी प्रकार से 0 डिग्री जो देशांतर है वो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के पास होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसके अलावा 0 डिग्री देशांतर और 82.5 डिग्री देशांतर में लगभग 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है। अब मैंने कल आपको जब अक्षांश देशांतर रेखाएं बताई थी थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताई थी कि जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं इनकी मदद से हम किसी भी जगह के समय का निर्धारण करते हैं ना। इनकी हेल्प लेके क्या करते हैं, समय निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो एक जो देशांतर होती है बच्चों, इसको क्रॉस करने में लगभग 4 मिनट का अंतर हो जाता है। इस प्रकार से आप 82.5 को यदि कैलकुलेट करेंगे तो लगभग यहाँ पर 5 घंटे 30 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा 0 डिग्री देशांतर और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, ठीक है। लगभग 5-5.5 घंटे का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखना है। तो ये वही चीज लिखिए कि 5 घंटे 30 मिनट का लगभग समय अंतर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ब्रिटेन में यदि मान लो दिन का 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ लगभग 5:30 बज रहा होगा, हम लगभग 5.5 घंटे हमारा वहां से समय आगे चलता है, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। बाकी डिटेल में हम इनको जब अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे समय निर्धारण होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे आप किसी भी देश के समय को याद कर सकते हैं कि वहां पर अभी वर्तमान में कितना बज रहा होगा। ये सब चीजें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इलाहाबाद मिर्जापुर से इसका समय डिसाइड किया गया है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। बताओ,
इतनी चीज समझ में आई। देखिए यहाँ पर नोट लिखा है, देशांतर रेखाओं से किसी भी देश के समय और स्थिति का निर्धारण करते हैं। जैसे अक्षांश रेखाओं से क्या करते हैं, जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करते हैं, इसके अलावा स्थिति बताते हैं। उसी प्रकार से देशांतर रेखाओं से समय का कैलकुलेशन करते हैं और स्थिति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। जल्दी बताओ, इतना समझ में आया? कर्क रेखा, इसके अलावा भारत की मानक समय रेखा, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है ना। अब हम देख लेते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है या फिर लैंड बॉर्डर है ना, बॉर्डर एरिया है, लैंड एरिया भी बोलते हैं इसको, स्थलीय सीमा बोलते हैं ना। स्थलीय सीमा सबसे पहले क्या है, इसको समझ लीजिए। एक तो होती है जलीय सीमा, एक होती है स्थलीय सीमा, है ना, इसको जरा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं पूरा मैप बना दूं भारत का इस प्रकार से, है ना, ये इस प्रकार से कुछ मैप है। तो यहां से गुजरात से आप यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, ये है ना, गुजरात से इस प्रकार से चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो जो ये मैंने आपको बॉर्डर बना के दिखाई बच्चों यहां पर, इसको हम बोलते हैं भारत की स्थलीय सीमा या फिर लैंड बॉर्डर या फिर लैंड एरिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, ये भारत का वह हिस्सा है जो किसी अन्य देश से घिरा हुआ है या फिर स्थल भाग से सराउंडेड है या फिर घिरा हुआ है। यहां पर आप देखेंगे पाकिस्तान है, यहाँ पर ये चाइना है, यहाँ नेपाल है, भूटान है, यहाँ पर म्यांमार है और यहाँ पर बांग्लादेश है। तो किसी अन्य देश से या लैंड रीजन से घिरा हुआ क्षेत्र है ये भारत का। तो इसको हम बोलते हैं भारत की स्थलीय सीमा। ऐसा बोल सकते हैं कि कर्क रेखा के ऊपर, है ना, कर्क रेखा के ऊपर नहीं, हालांकि कुछ रीजन यहाँ पर नीचे भी है, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई है बच्चों 15,200 किलोमीटर। मतलब आप गुजरात से स्टार्ट करेंगे चलना, नॉर्थ ईस्ट तक यहां तक आएंगे तो 15,200 किलोमीटर लगभग आपको दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखना है भारत की स्थलीय सीमा या फिर लैंड बॉर्डर, लैंड एरिया की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जलीय सीमा, है ना, तट रेखा। यहां से आप गुजरात से स्टार्ट होंगे और यहां से चलना प्रारंभ करेंगे यहां तक, पश्चिम बंगाल तक। तो इसको हम बोलते हैं भारत की तट रेखा, मतलब ऐसा हिस्सा भारत का जो समुद्र से लगा हुआ है, तट क्षेत्र से लगा हुआ है, कोस्ट लाइन है जो भारत की, है ना। इसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसी को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इसको समझिए कि ये भारत की स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है या फिर बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है। ठीक है, दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यह भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन, हालांकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, लेकिन आप चूंकि सिविल सर्विसेज वाले हैं बहुत सारे बच्चे इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी लगती हैं इस लैंड एरिया में, लैंड बॉर्डर में। तो बच्चों 16 राज्य, है ना, 16 राज्य और प्लस 2 यूनियन टेरिटरी यूटी लगती है इस लैंड बॉर्डर में। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए गुजरात हो गया, है ना, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ सिक्किम है, 8वां सिक्किम हो गया, है ना, 9वां यहाँ पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 10 अरुणाचल प्रदेश, 11, ठीक है, 12, 13, यहाँ पर त्रिपुरा हो जाएगा 14th, 15th, और ये असम 16, है ना। तो ये टोटल 16 राज्य हो गए बच्चों जो स्थलीय सीमा से लगते हैं, याद रखना है 16 ये हो गए, और 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो 2 ये हो गए प्लस, तो ये 16 प्लस 2, ये फॉर्मूला याद रखना है कि भारत की स्थलीय सीमा पर कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज स्थित हैं। तो 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी स्थित है। अब ये राज्य भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज वाले मैक्सिमम जो बच्चे हैं ना, वनडे वाले चल जाएगा, नहीं याद करेंगे राज्य, वनडे वाले सिर्फ नंबर याद कर लेंगे तो चल जाएगा,
लेकिन जो सिविल सर्विसेज वाले हैं, पीसीएस वाले हैं, तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य स्थलीय सीमा में स्थित है या फिर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने में, बस आपको मैपिंग करनी है ना, आपको समझ जाएंगे जब बार बार आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से बॉर्डर स्टेट है ना। गुजरात, राजस्थान, ये तो आपको पता ही होगा, पश्चिम में गुजरात है, राजस्थान यहाँ पर लगा हुआ है, पाकिस्तान से थार डेजर्ट है, पंजाब, कुछ पंजाब पाकिस्तान के भी पास है, जम्मू कश्मीर लद्दाख तो आपको पता ही है ना, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर हिमालय एक प्रकार का राज्य है। तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो 16 राज्य आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस मैपिंग आपको करनी है, इजिली आपको दिमाग में बैठ जाएंगे, 2-4 बार आप देखेंगे मैप को तो। ठीक है, तो 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी लगती हैं स्थलीय सीमा से या फिर लैंड बॉर्डर से, आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर राज्य लिखे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे राज्य जो अभी मैंने आपको 16 राज्य बताए और 2 यूनियन टेरिटरी बताई, यही सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। हाँ, अगला पॉइंट। ठीक है, तो अभी तो हमने बात कर ली बच्चों इसकी लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक की 15,200 लंबाई है, और 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ठीक है, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यहां पर लगते हैं। इतनी चीजें हो गई। अगली बात आएगी कि भैया यहाँ पर कंट्री कौन कौन सी लगती है हमारी स्थलीय सीमा से, है ना, या फिर हमारे भारत से जो कंट्री सीमा साझा करती है, तो ऐसी कंट्री कितनी है। तो 7 देश ऐसे हैं बच्चों जिनसे भारत की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो सर्वाधिक सीमा जिससे लगती है वो है यहाँ पर आप देखिए ये। ठीक है, ये यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा साझा होती है भारत की, पहले नंबर पर ये आता है। दूसरे नंबर पर बच्चों यहां पर आ जाएगा चीन, है ना, चीन यहां पर आ जाएगा, ऊपर है। तीसरे पर आता है पाकिस्तान। ठीक है, चौथे पर आता है बच्चों यहां पर नेपाल। पांचवें पर आता है यहां पर म्यांमार। छठवें पर आता है यहां पर भूटान, और सातवें में बिल्कुल कम, लगभग 106 किलोमीटर के आसपास, है ना, 7वें नंबर पर आता है अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये टोटल 7 कंट्री ऐसी हैं बच्चों जिससे जो भारत की स्थलीय सीमा से टच होते हैं या फिर इनकी बॉर्डर भारत के साथ साझा होती है। ठीक है, अब जो क्रम मैंने आपको बताया है इसी क्रम में आपको याद रखना है। ये कौन सा क्रम मैंने बताया है, मतलब घटता क्रम है, मतलब सर्वाधिक जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4,000 किलोमीटर के आसपास, है ना, 4,000 किलोमीटर के आसपास भारत की सीमा साझा होती है, इससे बांग्लादेश से। सेकंड नंबर पर चीन से होती है, फिर उससे कम पाकिस्तान से होती है, फिर उससे कम नेपाल से होती है, फिर म्यांमार से। तो ये क्रम है। ठीक है, इसी क्रम में याद रखना, क्योंकि आपसे क्रम ही पूछेगा, बढ़ता क्रम या फिर घटता क्रम पूछ लेगा। 4 कंट्री आपको दे देगा। ठीक है, और उसमें आपको बताना होगा कि किसके साथ कौन सा क्रम सही है। ठीक है, कौन सा ऑर्डर सही है यहाँ पर। तो ये 7 देश आपको याद रखना है, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए पहले पर है बांग्लादेश, लगभग 4,096 किलोमीटर की लंबाई की सीमा इससे साझा होती है ना। सेकंड पर आती है चीन। अब देखिए यहाँ पर लंबाई याद करने की आवश्यकता है कि नहीं, तो जो भी वनडे वाले बच्चे हैं सिर्फ बांग्लादेश की याद कर लें, इसके अलावा अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा और सबसे कम वाली याद कर लें, चल जाएगा, है ना, एसएससी वगैरह वाले बच्चे हैं। लेकिन जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं उनको सबकी लंबाई याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम का स्तर काफी ऊंचा हो गया है ना, क्वेश्चन अंदर से पूछता है, तो आपको ये सारी लंबाइयां भी कम, एग्जैक्ट नहीं भी याद होगी तो चल जाएगा, लेकिन आसपास का थोड़ा सा आपको अंदाज होना चाहिए। जैसे चीन के साथ 3488 लगभग लगती है, तो 3500 ऐसे आप याद कर सकते हैं। पाकिस्तान से 3323, नेपाल से 1751, म्यांमार से 1743 और भूटान से 699, लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई की सीमा साझा होती है। तो ये 7 राज्य हैं, इसी क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो स्थलीय सीमा में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की बच्चों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो 15,200 किलोमीटर लंबाई की स्थलीय सीमा हमारी है। ठीक है, गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक आप राज्य में जाएंगे तो आपको इजिली याद हो जाएगा। देखिए 16 राज्य मैंने बताए है ना, तो 8 राज्य तो ये हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट वाले, है ना, 7 सिस्टर ये हो गई, और एक ही सिक्किम सिक्किम हो गया, है ना। बाकी यहाँ के आपको इजिली याद हो जाएंगे, ये भी आपको इजिली याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह में कंफ्यूजन होता है तो आप देख लेना, इजिली याद हो जाएंगे, बस आपको मैपिंग करनी है ना। क्लास के बाद एटलस खोल के बैठ जाना अच्छे से और प्रॉपर तरीके से मैपिंग कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हमने राज्य देख लिए 16 और प्लस 2 यूनियन टेरिटरी हमने समझ ली, है ना। और देश कौन कौन से हैं, 7 देश हैं, और इसी ऑर्डर में आपको 7 देश भी याद होने चाहिए।
इलाहाबाद नहीं, मिर्जापुर, वो गलती से निकल गया होगा, है ना। कहीं कहीं आपको इलाहाबाद नैनी भी लिखा मिलता है ना, इलाहाबाद नैनी भी, पर मैक्सिमम जो ऑथेंटिक है वो मिर्जापुर है। मिर्जापुर से समय को डिसाइड किया गया है, ठीक है। वो इलाहाबाद निकल गया होगा गलती से, बाकी मिर्जापुर से समय को डिसाइड किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई बच्चों स्थलीय सीमा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की तट रेखा। ये वाला हिस्सा हमने देख लिया, ये वाला हिस्सा हमने समझ लिया, है ना, ये वाला। अब बचा ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं भारत की कोस्ट लाइन या फिर तट रेखा। इसका मतलब क्या है, भारत का वो वाला हिस्सा जिसकी सीमा समुद्र से लगती है। आपको पता होगा जो ये वाला रीजन है ये पूरा समुद्री रीजन है ना। यहाँ पर हिंद महासागर का हिस्सा है, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरेबियन सी या फिर अरब सागर है, और यहाँ पर इंडियन ओशन या फिर हिंद महासागर है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ से यदि मैं एक लाइन खींच दूं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रायद्वीपीय भारत, है ना। क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। ऐसा भारत जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, ऐसा रीजन जो तीन ओर से जल से, किसी भी जलीय भाग से, वाटर बॉडी से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, उसको हम प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला बोलते हैं ना। तो इस भारत को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए, इसको भी हम समझते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं बच्चों जो कोस्ट लाइन से लगते हैं या फिर तट रेखा से लगते हैं, इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। तो गुजरात से ही हम स्टार्ट करते हैं। 9 राज्य ऐसे हैं टोटल, देखिए। सबसे पहला हो गया बच्चों गुजरात, है ना। दूसरे पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे पर आता है गोवा, चौथे पर आता है कर्नाटक, और पांचवे पर आता है केरल। तो ये 5 हो गए वेस्ट कोस्ट वाले राज्य, है ना। छठवें पर आता है तमिलनाडु, ये ईस्टर्न कोस्ट के हो गए। सातवें पर आता है आंध्र प्रदेश, आठवें पर आता है उड़ीसा, और 9वें नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि कितने राज्य भारत की कोस्ट लाइन से लगते हैं या फिर कोस्टल रीजन से लगते हैं या फिर स्थित हैं। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगते हैं या फिर इन पर तट रेखा स्थित है ना। मतलब इनसे समुद्र लगता है ना, समुद्र लगता है इन 9 राज्यों से। यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये 9 राज्य आपको इसी क्रम में याद होने चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, सबसे कम गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये 9 राज्य हो गए। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, भारत के 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगती हैं, ठीक है। 9 स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स देयर बॉर्डर विथ द सी कोस्ट लाइन, ठीक है। सी साइड स्टेट भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। कोस्ट लाइन से आपको याद रखना है। ये 9 राज्य लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अगला पॉइंट है बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने स्थलीय सीमा की लंबाई देखी थी 15,200 किलोमीटर, उसी प्रकार से तट रेखा की भी लंबाई पूछ लेता है ना। तो इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है, यहां से यहां की, ठीक है, 5422.6 किलोमीटर लगभग हमारी तट रेखा की लंबाई है। अब यहां पर ना बहुत दिक्कत होती है। क्या होता है, मैक्सिमम बुकों में 6100 किलोमीटर की लंबाई दे रखी है ना। बहुत सारी बुकों में 6100 किलोमीटर दे रखी होती है, लेकिन एक्चुअल जो गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक की तटरेखा की लंबाई है वो है 5422.6 किलोमीटर, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, भारत की मुख्य तटीय रेखा, है ना। मुख्य तटीय रेखा का मतलब क्या है, ऐसे समझिए, यदि कुल तटीय रेखा, मतलब 2 पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं मैं, कुल तटीय रेखा, है ना, टोटल कोस्ट लाइन, है ना, इसको क्या बोलेंगे, टोटल कोस्ट लाइन। और एक हम बोलेंगे मुख्य भूमि की, मुख्य तटीय रेखा, ऐसा बोल लीजिए, मुख्य तटीय रेखा, या फिर मैनलैंड की कोस्ट लाइन, है ना। मैनलैंड की कोस्ट लाइन मतलब गुजरात से लेकर के ये वाली जो आप दिख रहा है, ये हमारा मुख्य भारत है। इसके अलावा अंडमान निकोबार भी तो है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो इनकी भी तो कोस्ट लाइन होगी, है ना। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की कोस्ट लाइन को मिलाकर के बोलते हैं कुल तटीय रेखा, ठीक है। तो टोटल तटीय रेखा बोल लीजिए, तो उसकी लंबाई अलग होगी और मुख्य तटीय रेखा की लंबाई अलग होगी, है ना। फिलहाल हम मुख्य तटीय रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य तटीय रेखा की लंबाई कितनी है बच्चों, 5422.6 किलोमीटर, ठीक है। अब बहुत सारी बुकों में 6100 लिखा मिलता है, तो वो गलत डेटा है, ठीक है।
उसको याद नहीं करना है, ये सही डेटा है। अभी सारी एक एक राज्य, एक एक यूनियन टेरिटरी जो यहाँ पर लग रही है, उनकी मैं कोस्ट लाइन आपको बताऊंगा, तो आप कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल सही डेटा है ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है ना, ABCD 4 ऑप्शन है, और उसमें 5422 जो मैं आपको ये डेटा बता रहा हूं, ये नहीं है ऑप्शन में, 6100 है ना। दोनों आपको नोट डाउन दोनों करना है कॉपी में, है ना। मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं है, 6100 वाला ऑप्शन है, ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन में आया 6100, है ना, 5200, 7000, 15200, ये 4 ऑप्शन आए, एक क्वेश्चन आया कि भारत की मुख्य तटीय रेखा कितनी है, और ये 4 ऑप्शन में आए, ठीक है, ये 4 ऑप्शन में आए। तो इस कंडीशन में आप 6100 टिक कर देना, है ना। हो सकता है उस एग्जामिनर ने कोई वो वाली बुक प्रेफर की हो जहां पर 6100 डेटा दिया हो, है ना, क्योंकि मैक्सिमम जगह 6100 मिलता है, ठीक है। लेकिन मान लो 5400 भी ऑप्शन में और 6100 भी है, तो इस कंडीशन में आप 5422.6 वाला टिक करना, ठीक है। तो थोड़ा समझदारी से अपन को चलना है, यहाँ पर एक एक नंबर बहुत कीमती होता है, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारी बुक में 6100 मिलेगा, फिर आप बोलेंगे कि सर ने गलत पढ़ा दिया, तो बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए, भारत की मुख्य तटीय रेखा या फिर प्रायद्वीपीय भारत इसको हम बोलते हैं, ये प्रायद्वीप भारत तीनों से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है, 5422.6 किलोमीटर है। और द्वीप और प्रदेशों की तटरेखा कितनी है, 2094 है। मतलब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की कितनी है, 2094, ठीक है। ये मेन कोस्ट लाइन है और ये द्वीपों की है 2094, ठीक है, याद रखना है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं, 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, OSS करंट अफेयर। इसी OSS करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है OSS पैकेज। इस OSS पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है, उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए, तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप। 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आर जीएस लेना है, तो 100 आर जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इनको यदि बच्चों आप मिला देंगे, है ना, इनको यदि आप मिला देंगे, ये वाली और ये वाली, तो कितनी निकल के आएगी, 7516.6, ठीक है। तो ये भारत की कुल तट रेखा हो जाएगी, टोटल कोस्ट लाइन हो जाएगी। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिला देंगे और मेन कोस्ट लाइन को मिला देंगे, मतलब इनको आप जोड़ लीजिए, है ना, 2094 और 5422.6, तो 7516.6 ये हमारी भारत की कुल तट रेखा है, टोटल कोस्ट लाइन है। तो ये वाला डेटा याद रखना है और ये वाला डेटा याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्या क्या देख लिया हमने, भारत की तटरेखा 9 राज्यों से लगती है, फिर 9 राज्यों में स्थित है कोस्ट लाइन, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य ऐसे ही याद रखने हैं। अगली बात हमने की, तटरेखा कितनी है, तो 5422.6 मुख्य भूमि या फिर प्रायद्वीपीय भारत की तटरेखा है। 7516.6 कुल तटरेखा है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर के। अगला क्वेश्चन बच्चों जो इस टॉपिक से बनेगा वो क्या बनेगा कि हमने सब देख लिया है ना, तटरेखा कितनी है, मैन कितनी है, कुल कितनी है, कितने राज्य लगते हैं।
अगला क्वेश्चन बनेगा भैया सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस राज्य की है, या फिर सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। तो याद रखना है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है यहां पर स्थित है, तो इसकी तटरेखा बच्चों सबसे लंबी है 1962, है ना। 1962 में चाइना के साथ वॉर हुई थी ना हमारी, तो उससे आप याद कर सकते हैं 1962 किलोमीटर अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन है, ठीक है, याद रखना सबसे ज्यादा है। और यदि राज्यों में बात करें, है ना, राज्यों की बात करें तो गुजरात, गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है, लगभग 1263। कितनी? 1263। अब देखिए यहां पर भी बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बच्चे क्या रटते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, ये रट लेते हैं बच्चे, है ना अंडमान निकोबार पर ध्यान नहीं देते। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे लंबी तटरेखा इनमें से किसकी है, ठीक है, राज्य उसने नहीं बोला, क्या बोला क्वेश्चन आया, इनमें से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, सबसे लंबी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में क्या आया ऑप्शन में पहले नंबर पर दे देगा गुजरात, है ना, ऑप्शन में ए ऑप्शन रहेगा आपका गुजरात, ठीक है। बी मान लीजिए कोई भी दे दिया, आंध्र प्रदेश दे दिया, है ना। सी मान लीजिए महाराष्ट्र दे दिया, है ना। और डी नंबर पर क्या दे देगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आप बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहां गलती कर रहे हैं, मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, पढ़ेंगे इनमें से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात उनको रटा होता है मुंह पे, और बिना कुछ सोचे समझे ए गुजरात टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर यदि बच्चों वो क्वेश्चन गुजरात आंसर कब होता है, जब इसमें लिखा होता है इनमें से किस राज्य, यदि यहां पर राज्य लिखा होता है इनमें से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, उस कंडीशन में गुजरात आंसर सही होता। लेकिन यहां राज्य तो पूछ ही नहीं रहा है ना, ओवरऑल पूछ रहा है, तो यहां पर अंडमान निकोबार इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और गुजरात की 1263 है। तो राज्य पूछे तो गुजरात लगाना है, और राज्य का नाम नहीं और उसमें अंडमान निकोबार ऑप्शन में, तो अंडमान निकोबार आपको वहां पर आंसर देना है, ठीक है। तो यहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है, 75 16.6 है। अगला पॉइंट है, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से भी तटरेखा लगती है ना। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो जाएंगे, दादर नागर हवेली दमन दीव हो जाएगा, वहां से भी कोस्ट लाइन लगती है, गुजरात रीजन के आसपास स्थित है। लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है, अंडमान निकोबार हो जाएगा, इसके अलावा एक और कितने हो गए, 1 2 3 और एक पुदुचेरी हो जाएगा, है ना। तो ये 4 जो है जहां से कोस्ट लाइन लगती है, ठीक है। देखिए पुदुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन दीप दादर नागर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। तो ये 4 यूनियन टेरिटरी भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी से कोस्ट लाइन लगती है, तो ये 4 यूनियन टेरिटरी से बच्चों कोस्ट लाइन लगती है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ठीक है, जबकि राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, ठीक है। कितनी है, 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, ऐसे आप याद कर सकते हैं, है ना। और गुजरात की कितनी है, 1214 है, 63 बता दी थी, थोड़ा सा देख लेना, है ना, 14 है, 1214 है। तथा गोवा राज्य की तटरेखा सबसे कम है 101, सबसे कम किसकी है, गोवा की, छोटा सा राज्य, ऑब्वियस सी बात है ना, 101 किलोमीटर सबसे कम गोवा के साथ लगती है। इसके अलावा देखिए सभी राज्यों की यहाँ पर बच्चों तटरेखा मैंने मेंशन की हुई है, गुजरात की कितनी है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा, दमन दीप, पंडिचेरी। तो ये टोटल मैंने सभी की लिखी हुई है ताकि आप कैलकुलेट कर सके, क्योंकि मैक्सिमम जगह 6100 वाला कंटेंट मिलता है ना, मैक्सिमम जगह 6100 लिखा मिलता है, तो वो 6100 गलत डेटा है ना। सभी की कोस्ट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, आप जोड़ करके देख सकते हैं। 5422.6 मेनलैंड की कोस्ट लाइन की लंबाई है और 2094 आइलैंड्स की है, तो 7516.6 ये टोटल कोस्ट लाइन हो जाती है। ये आप आराम से क्लास के बाद बैठ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर गुजरात की तटरेखा याद कर लेना, है ना, अंडमान निकोबार की याद होनी चाहिए, ये दो तो होनी ही चाहिए, ये तीनों कर लेना याद कि मेनलैंड की कितनी है, द्वीप समूह की कितनी है और कुल कितनी है। बाकी सबसे कम जैसे गोवा की 101 किलोमीटर है ना, पुदुचेरी की 47 किलोमीटर, थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, लगभग एग्जैक्ट डेटा आपको याद नहीं करना कि 973.7 किलोमीटर आंध्र प्रदेश की है। थोड़ा सा दिमाग में आइडिया होना चाहिए, यदि आप सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि 9 राज्य की
होगी भी नहीं यार, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि सबसे ज्यादा किसकी है, उससे कम किसकी है, उससे कम किसकी है, ये वही ऑर्डर लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा आपको किसकी तटरेखा कितनी लंबी है उस आधार पर थोड़ा सा आप याद कर लेना, ठीक है। चलो बताओ, इतना समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो बताओ। अमृत, पीके पांडे, गौरव जी भी शायद पहली क्लास से नहीं, कल आप आए थे शायद, है ना? गौरव कुमार, कल आप आए थे क्या? बताओ, क्लियर है? कोई डाउट हो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, अभी तक जितनी भी 2 क्लास में पढ़ा था उतना क्लियर है, उतना याद हो गई हैं चीजें, है ना? बताओ, अभी तक 2 क्लास में जो हमने पढ़ा था उतनी चीजें याद हो गई हैं? चलो बताओ, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताओ, ये वाली लेंथ कितनी है भारत की? बताओ। भारत के नदर्न मोस्ट पॉइंट से, भारत का जो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड का, इसकी लंबाई कितनी है? जल्दी बताओ, बताओ। मणिपुर की कैपिटल बताओ, मणिपुर राज्य इसकी कैपिटल बताओ। एरिया नहीं पूछ रहा हूं, एरिया नहीं पूछ रहा हूं, भारत के उत्तरी पॉइंट से दक्षिणी पॉइंट की ये वाली लंबाई पूछ रहा हूं। 32, 87, 263, तो आप एरिया बता रहे हैं, भारत का क्षेत्रफल बता रहे हैं। चलो ये बता दो कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ठीक है, इम्फाल, पी के पांडे जी बोल रहे हैं, मणिपुर की कैपिटल। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो है कितने परसेंट है, प्रतिशत है, ये बता दीजिए। कल ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी, वही चीजें पूछ रहा हूं। चलो आंसर दो, ये 2-3 क्वेश्चन का, जब तक हम आगे डिस्कस करते हैं ना। चलो, अब हम भारत के बच्चे जलीय क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए, भारत की जलीय सीमा, देखिए, जो किसी भी क्षेत्र से बच्चों यदि सागर महासागर लगता है ना, तो उसकी, उस देश का उस सागर महासागर पर कुछ अधिकार होता है ना, जिसको हम बोलते हैं उस क्षेत्र का जलीय क्षेत्र। 2.43, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भारत की जलीय सीमा को अंतरराष्ट्रीय आधार पर 3 मंडलों पर बांटा गया है, या फिर किसी भी देश की जलीय सीमा जो होती है उसको 3 आधार पर यहां पर बांटा जाता है। एक तो होती है बच्चों प्रादेशिक जलीय सीमा, है ना, यह तटरेखा से लगभग 12 नॉटिकल मील की दूरी पर होती है। सबसे पहले देख लीजिए, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? लगभग 1.852 किलोमीटर, है ना। ये होता है 1 नॉटिकल मील बराबर, क्योंकि समुद्र वगैरह में जो ये दूरी मापने की इकाई होती है वो आप ऐसा समझ सकते हैं कि नॉटिकल मील में मापते हैं, ठीक है। तो एक एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए, पहली जो जलीय सीमा होती है ना, उसको हम बोलते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा, ठीक है। जो कि बच्चों तट रेखा से, जो कि तट रेखा से ये भारत की तट रेखा है, ये भारत की तटरेखा है। तो इस तटरेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, ये 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि इस, जो ये भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा है, इससे पहले भी एक रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं आधार रेखा, जिसको हम बोलते हैं आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है? आप देखेंगे कोस्ट थोड़ा सा कटा फिटा होता है ना, जैसे मान लीजिए भारत का कोस्ट है ना, थोड़ा सा ऐसे कटा फिटा होता है, ऐसा, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से होता है। तो ये कटा फिटा कोस्ट है, इसको एक आधार प्रदान करने के लिए एक आधार रेखा होती है ना, आधार रेखा, इस प्रकार से, ताकि ये कटा फिटा कोस्ट सीधा हो जाए। इस प्रकार से एक इमेजिनरी आधार रेखा होती है। और इस आधार रेखा के बाद से बच्चों जो 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है, इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक जलीय सीमा, ठीक है। 12 नॉटिकल मील तक का ये क्षेत्र होता है, 12 नॉटिकल मील तक का ये, ठीक है, याद रखना, आधार रेखा से यह होता है। 12 नॉटिकल। अब ये होता क्या है बच्चों? तो जैसा
मान लीजिए भारत का ये स्थलीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से ये भारत का या फिर उस देश का जलीय सीमा होता है या फिर जलीय क्षेत्र होता है। जिस प्रकार के अधिकार उसके मुख्य भूमि पर होते हैं, उसी प्रकार के अधिकार ये इस रीजन में होते हैं। मान लीजिए कोई शिप, किसी अन्य देश का शिप बिना परमिशन की आपकी इस 12 नॉटिकल मील रीजन में आ गया है ना, तो आप उस पर कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं। संपूर्ण अधिकार होते हैं इस 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र में, जिसको हम बोलते हैं प्रादेशिक जलीय सीमा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रादेशिक जलीय सीमा की लंबाई कितनी होती है या दूरी कितनी होती है? तो 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम प्रादेशिक जलीय सीमा होते हैं। संपूर्ण अधिकार होते हैं उस देश के। ये इंटरनेशनल मानक हैं बच्चों, सभी देश के साथ यही चीजें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। दूसरी जो क्षेत्र होता है, देखिए इस भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार होता है, मतलब पूर्ण अधिकार इसमें होते हैं। आगे बात करते हैं संलग्न क्षेत्र या फिर कंटीजियस जोन। ये क्या होता है? 12 नॉटिकल मील तक तो हमने देख लिया, अब 12 से 24, ये 12 तक का हो गया है ना प्रादेशिक सीमा। दूसरी जो होती है 12 से 24 की, इसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र या फिर कंटीजियस जोन। ठीक है, 12 से 24 नॉटिकल मील तक का बच्चों ये क्षेत्र होता है। कहां से कहां तक का? 12 से 24 का। ठीक है, ये 12 से 24 का होता है। इस पर कौन कौन से अधिकार होते हैं? अप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता, ये सब कानून इस पर लागू होते हैं। मतलब मान लीजिए, ठीक है, 12 से 24 किलोमीटर का जो ये रीजन है बच्चों, यहां से मान लीजिए किसी देश के कोई शिप गुजर रहा है, क्योंकि समुद्री सीमा है, शिप वगैरह आते जाते हैं ना, तो उसको आपके देश से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो यहां से गुजर सकता है और आप उससे कोई सीमा शुल्क भी ले सकते हैं, टैक्स भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ की जो स्वच्छता का कर्तव्य होता है वो उसी देश का होता है। मतलब मान लीजिए 12 से 24 का जो ये रीजन है, इसकी स्वच्छता, इस क्षेत्र की स्वच्छता का अधिकार, मतलब स्वच्छता की जो कर्तव्य होगा वो इंडिया का ही होगा। ठीक है, इसलिए तो अपन सीमा शुल्क भी ले रहे हैं ना। मान लीजिए कोई शिप आएगा तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत पर्यावरण को प्रदूषित करेगा या कुछ भी करेगा। ठीक है, तो उससे आप शुल्क के तौर पर कुछ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी कानून यहाँ पर लागू होते हैं। ठीक है, कोई राजनीतिक अधिकार यहाँ पर नहीं होते। तो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए 100 GS का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 GS के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिविजन भी करना। इस 100 GS के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे तीसरा जो जोन होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक जोन, जो कि 24 से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक का होता है। देखिए पहला क्या था? 12 तक, दूसरा था 12 से 24 तक, है ना, और फिर होता है 24 से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। इसको हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, यहां पर क्या होता है बच्चों, जो 24 से 200 तक का क्षेत्र होता है, ये थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे हो गया। ये वाला जो डेटा है ये उसका है ना, किसका? जो हमने अभी इसके पहले देखा था ना, ये वाला रीजन संलग्न क्षेत्र वाला है ना, इसका था ये डेटा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कंटेंट टीम से गड़बड़ी हो गई है। इसको हम सही कर लेंगे। पहले आप समझ लीजिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। तो 24 से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है, इसको हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें उस देश का या फिर संबंधित क्षेत्र का खोजबीन का, सर्वेक्षण का अधिकार होता है। मान लीजिए इस रीजन में आपको कोई आइलैंड मिलता है ना, कोई द्वीप मिलता है, तो उस पर उसी देश का अधिकार होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई ऑयल रिजर्व मिलता है, कोई खनिज संसाधन मिलते हैं, है ना,
तो उस पर इसी देश का अधिकार होगा। तो खोजबीन का, सर्वेक्षण का, इसके अलावा पर्यावरण स्वच्छता का, ये सारे अधिकार उस देश के होते हैं। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं बच्चों, आपको याद रखना है। इस मैप के द्वारा आप और समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब लिखे, जीवों का सर्वेक्षण, यहाँ पर जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके सर्वेक्षण का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है, अनुसंधान की शक्ति है, और खनिज संपदा का दोहन का अधिकार है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये संलग्न क्षेत्र का है, और नीचे वाला ये यहाँ का है, वो मैं आपको नोट्स में सही करा दूंगा। इस वाले में देखिए 12 नॉटिकल मील, प्रादेशिक समुद्री सीमा, सभी प्रकार के अधिकार जैसे कि हमारे लैंड एरिया में होते हैं उसी प्रकार के अधिकार हैं। अगला जो क्षेत्र होता है 24 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र, कंटीजियस जोन होता है। इस पर अप्रवासी कानून, साफ सफाई, ये सारे अधिकार होते हैं। सीमा शुल्क वगैरह आप ले सकते हैं। 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र, सर्वेक्षण, संसाधनों का दोहन, है ना, ये सभी अधिकार होते हैं, आपको याद रखना है। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आपको याद रखना है। कोई डाउट है यहाँ पर, बताओ। 2.43 ठीक है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% हमारे भारत के पास क्षेत्रफल है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, भारत की समुद्री सीमा, ठीक है। 12 से 24 और 24 से 200, ठीक है। ये 3 क्षेत्र आपको याद रखना है। प्रादेशिक समुद्री सीमा टेरिटोरियल सी बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र कंटीजियस जोन बोलते हैं, और अनन्य आर्थिक जोन या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको हम बोलते हैं। बताओ, समझ में आया बच्चों ये वाली चीज? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे? प्रादेशिक समुद्री सीमा कितनी होती है, ठीक है, संलग्न क्षेत्र कितना होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना होता है, सॉरी, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके पहले एक आधार रेखा जो मैंने बताई थी वो भी याद रखना। जैसे देखिए यहाँ पर कोष्ठ देखिए कटा फिटा है ना, तो इसको एक आधार प्रदान किया जाता है। ये अरे क्या हो गया इसको इस प्रकार से एक आधार रेखा होती है, इसके पहले है ना, एक आधार रेखा भी होती है, ताकि एक आधार प्रदान किया जा सके कोस्ट लाइन को, ठीक है। तो फिर यहां से मापा जाता है 12, फिर ये 24 और फिर ये 200 ऐसे, ठीक है। चलिए, क्लियर है। चलिए, भारत उत्तर से दक्षिण की लंबाई किसी ने नहीं दी, मैंने पूछा था ये वाली लंबाई जो भारत की है इसको बोलते हैं बच्चों 3214, 3214 है ना। उत्तरी पॉइंट से लेकर के दक्षिणी पॉइंट की लंबाई 3214 है, 3214 है, और पूर्व से पश्चिम की कितनी है 2933 है, ये मैंने आपको बताई थी। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। हमारे देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है, ठीक है। तो भी पढ़ते जाइए लगातार, गैप मत कीजिए, क्योंकि जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आपको इतनी इजी आराम से पढ़ा रहा हूं, है ना। और इसमें फैक्ट ज्यादा है ठीक है, तो फैक्ट को भी रटना नहीं है, थोड़ा समझदारी से पढ़ना है आपको, है ना, मैपिंग से पढ़ना है, तो इजिली आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सारी चीजें? आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखेंगे, बाकी बची हुई चीजें कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बताओ कोई डाउट हो तो। जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है 3 क्लास में, कोई भी डाउट हो तो बताओ। रटना कुछ भी नहीं है बच्चों, रटना कुछ भी नहीं है, समझ के पढ़ना है, मैपिंग से पढ़नी है, मैपिंग करनी है। 16 राज्य यदि मैंने आपको स्थलीय सीमा में बताए हैं, तो 16 राज्य का आपको मैप देखना है ना, इनकी सीमा कहाँ लग रही है, किन किन देशों से लग रही है, एटलस को खोल के बार बार थोड़ा सा उसको देखना है। तो जब आप लगातार मैपिंग की स्टडी करेंगे तो इजिली आपको चीजें याद होती चली जाएंगी, ठीक है। रटना मत कि 16 राज्य आप बिना सोचे समझे, बिना मैप देखे रटने बैठ गए, है ना, ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, लेकिन मैपिंग कर लोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। कल पढ़ करके आना तीनों क्लास का, कल मैं पूछूंगा भी आपसे, और फिर कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट भी कर लेंगे, इसके हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में इतनी रखते हैं, मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखें और ऐसे ही पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।